आज हम लोग अभी इस टॉपिक में देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, है ना। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब द फिजियोलॉजी व्हिच रिलेट्स विद द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन which is going to happen in our heart. तो बेसिकली ये थीम जो है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में के रिगार्डिंग है। तो ऐसे समझ सकते हो कि ये so this electrophysiology is performed to assess the heart electrical system or activity, by which we can diagnose the various abnormal activities which is happening or occurring in the heart during any unconditional time. So basically this test is performed by inserting catheters and then electrodes that will further measure the electrical activity through the blood vessels, and these blood vessels goes enter into the heart. So प्रोसीड्योर के बारे में ज्यादा ना जानते हो, छोटी सी इसकी भी एक ड्रिल देखते हैं। इससे पहले एक जस्ट कार्डियक एक्शन, मतलब हाउ द एक्शन पोटेंशियल एक्ट्स ऑन द हार्ट, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। सर उसमें आवाज नहीं है क्या? आवाज तो है। सर आवाज नहीं आ रहा, सिर्फ फिगर दिख रहा है। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है। नहीं आवाज जा रही है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं जा रही है। कुछ भी आवाज नहीं आ रहा सर। मेरी आवाज तो आ रही साइलेंट है है। ये। मेरी आवाज हाँ जा सर, रही है। आपका आवाज मिल रहा है। हाँ सर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो इस चीज को हम बताते हैं, ठीक है। इस चीज को हम इसमें बता रहा है तुम्हारे पेस मेकर सेल, ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स जा रहे हैं जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है बाय द एक्टिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द हार्ट। तो ये ऐसे नोड से होते हुए एवी नोड में आ रहा है, ठीक है, और एवी नोड से पूरे के पूरे पाथवे को कंट्रोल कर रहा है, और एक्साइटेशन जो है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वो कंप्लीट हार्ट को दे रहा है। ये पेसमेकर सेल जो जा रहा है, देखो ये कैसे पोलराइजेशन कैसे होती है इसकी। ये सेल मेम्ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो स्टेटस होता है, ये रेस्टिंग पोजीशन में होता है, मतलब यहाँ कोई भी एक्साइटेशन नहीं हो रही। लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आयंस जो which are present in the outside and inside in the cell membrane, that is going to be charged after the getting some excitation or electrical conductivity. That is a repolarization. So this is the thing that it is being converted or being continued by the sodium and potassium gated channel. So very first it goes into the
potassium channel, then it goes towards the calcium channel, then it will excite this. So the polarization is needed. So this voltage should be first it goes towards upward, then it goes reclining. सो ये ऐसे नोड में जो पेस मेकर होता है ये कंटिन्यू वर्क करते रहता है, तो इसके कारण क्या है पूरा का पूरा हार्ट जो है ये मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जाती है, तो टाइम वाइज ये डीपोलराइज होती है और एज वेल इट इज रीपोलराइज भी होती है। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जो पेसमेकर सेल्स में होता है ये 40 मिली वोल्ट के आसपास होता है। दैट इज ओनली ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस सोडियम वेटेड चैनल। तो इसमें क्या है जो 40 मिली वोल्ट से कम की चीज वो सारी डीपोलराइज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, सोडियम जो आयन है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद ये 40 मिली वोल्ट तक होता है, 40 मिली वोल्ट से थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर जो कैल्शियम आयन है वो नीचे जाता है और इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, तो ये डीपोलराइज जो होता है तो इसमें क्या होता है जो पोटेशियम चैनल्स सेल्स के अंदर रहता है वो बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक, तो कहने का मतलब है ये जो चेंज होता है आयंस के इधर उधर जाने में, ठीक है, जो ये आयंस इनवर्ड से आउटवर्ड फिर आउट सेल से मतलब इन सेल के अंदर आते हैं, इसी के थ्रू ये जो एक्शन पोटेंशियल होती है जनरेट होती है। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलते रहती है। तो ये देख सकते हो ऐसे नोड के थ्रू जो जा रही है कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये फिर काम कर रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, और जो आयंस जो है वो आइदर डीपोलराइज हो रही है और रीपोलराइज हो रही है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम गेटेड चैनल्स। ठीक है, तो 40 मिली वोल्ट से कम रहेगा, सोडियम आयंस सेल के अंदर आ जाएंगे जो बाहर है, और जो अंदर है पोटेशियम चैनल वो बाहर चले जाएंगे, उस स्टेटस को रिपोलराइजेशन कहते हैं। तो ये बेसिक हो गया, दैट इज which defines the action potential in the contractile myocytes। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन क्या बता रहा है कि रेस्टिंग कंडीशन में जो है वो 90 मिली वोल्ट के इर्द गिर्द रहता है। ऊपर जाता कम होता है तो डीपोलराइजेशन होता है, और उसके बाद फिर नीचे आती है फिर रीपोलराइजेशन में आ जाता है। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग होती है दैट इज कम्स टू द अर्ली रीपोलराइजेशन। पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल जब अपने आप को बैलेंस में करती है तो ये चली जाती है, दैट इज फिर रीपोलराइजेशन की कंडीशन में आती है। और ये टोटल जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि हाउ मच वोल्टेज द हार्ट सेल्स इज टेकिंग। ठीक है, ये एक बेसिक थी ये। अब ये जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के रिगार्डिंग ये क्लियरली ये व्यू बताएगा कि ये क्या है। ये हिंदी में सूत्र समझने की कोशिश करें।
सर इसका भी आवाज नहीं है क्या? आवाज तो है, इसमें भी नहीं आ रही है। सर नहीं आ रहा है, सिर्फ दिख रहा है बस। ओके, आपका आवाज क्लियर मिल रहा है सर, लेकिन इसमें कुछ आवाज नहीं आ रहा है इस कोई नहीं, वीडियो में। कोई नहीं, आई विल लेट यू नो। तो ये जो इसमें बताया जा रहा है कि हार्ट पंप कैसे करता है, और उसमें जो ब्लड और न्यूट्रिएंट्स है ऑर्गन्स में, वो कैसे मेंटेन करते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, तो टोटल कार्डियक मसल का 1% जो होता है वो ऑटो रिथमिक फाइबर में कंट्रैक्ट होता है, जो कि हार्ट के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, ऑटो रिथमिक फाइबर सर। ऑटो रिथमिक फाइबर में। तो इससे क्या होता है, ये एसए नोड जो है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो एसए नोड से इम्पल्स जो जनरेट हुआ, फिर वहां से एट्रियल मायोकार्डियम के थ्रू एवी नोड में जाती है। ठीक है, फिर एवी नोड से ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में जाती है थ्रू बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज के बाद बंडल ऑफ ब्रांचेस, उसके बाद परकिंजे फाइबर, और फिर चूंकि ये जो बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर है ये एवी नोड और एसए नोड के बीच में होती है, तो एसए नोड और एवी नोड के बीच से ये जस्ट सर्कुलेट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को टुवर्ड्स वेंट्रिकल्स में। तो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जो नेगेटिव होता है 40 मिली वोल्ट। ठीक है, -90 मिली वोल्ट तक रेस्टिंग पोटेंशियल का कंडीशन है। अब जब 90 मिली वोल्ट से जब जब बढ़ता है वहां से, ठीक है, अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर, जब पॉजिटिव में मतलब जब 30 मिली वोल्ट में जाएगा तो रिपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिपोलराइजेशन है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब जाने का मतलब है कि डिपोलराइजेशन हो गया। -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल में हो गया, पॉजिटिव में गया तो डिपोलराइजेशन, फिर वापस नेगेटिव आया तो रिपोलराइजेशन हो गया। और यही क्या करता है, कैल्शियम आयंस को, सोडियम आयंस को, पोटेशियम आयंस को इंटरसेलुलर को एक्स्ट्रा सेलुलर जाने में हेल्प करता है, जिसके कारण की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, पूरे हार्ट पे सर्कुलेशन कन्वे करता है। ठीक है, तो समझने की चीज है कि जो डिपोलराइजेशन होती है वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हार्ट। ठीक है, और अगर हार्ट रिलैक्स हो रही है इसका मतलब ये रिपोलराइजेशन हो रही है। सो ये एक बेसिक हार्ट का स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एसए नोड है यहाँ पर। फिर यहाँ डिपोलराइजेशन होता है, मतलब 90 मिली वोल्ट से जैसे ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जाती है तो वहाँ एक डिपोलराइजेशन स्टेटस होता है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, जो पोटेशियम आयंस है वो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो तुम्हारा एसए नोड जो काम कर रहा है, इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है, ये एसए नोड से एवी नोड में जाता है थ्रू जो बीच में कुछ इंटरनोडल पाथवे है, दैट इज द बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से फिर ये इम्पल्स जाता है परकिंजे फाइबर पे, और ये परकिंजे फाइबर्स जो होते हैं ये पूरे वेंट्रिकल्स में फैले हुए होते हैं। तो इम्पल्स जो जनरेट होता है वहां से जो एक्साइटेशन जो कंडक्टिविटी आती है वो पूरे वेंट्रिकल्स को और पूरे हार्ट को आती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है ये कंप्लीट होती है 5 फेज में। तो ये पांचों फेज जो है ये इस तरह से है। तो कल तो डिपोरेशन रिपोरेशन के साथ ही ये बताया जा रहा है। तो इसको ऐसे समझो कि हार्ट मसल का जो फाइबर है उसमें एक्शन पोटेंशियल और जो टाइम है वो कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज कितनी हो रही है वो टाइम दोनों अलग अलग दिख रहा है। तो -90 जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में, रेस्टिंग कंडीशन में तो फेज 0 बता रहा है।
वोल्ट तक। ये -90 मिली वोल्ट से +30 वोल्ट तक जाता है। ये इसलिए होता है कि जब इलेक्ट्रिकल कंडीशन से जनरेट होता है तो सोडियम आयन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में जो है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल में जो सोडियम होता है वो इंट्रा सेलुलर सेल्स में आ जाता है। तो सेल के अंदर आने से जो कंडीशन वो बोलते हैं उसको दैट इज बोलते हैं इनफ्लक्स, जो बाहर जाती है उसको बोलते हैं ईफ्लक्स, ठीक है। तो इनफ्लक्स मतलब सोडियम आयंस जो है वो एक्स्ट्रा सेल से इनर सेल में आए। इनर सेल में आया तो उसके कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी जनरेट होती है, जिसमें जो -90 मिली वोल्ट होता है वो चला जाता है +30 तक जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, दैट इज हो गया फेज, मैंने पहला फेज हो गया 0। फिर नेक्स्ट फेज 1 है, मतलब इसमें पोटेशियम आयंस जो है वो जो इंटर सेलुलर होते हैं वो आउटर सेलुलर के थ्रू मूव करते हैं, और कुछ क्लोराइड जो है वो निगेटिव आते, मतलब सेल्स के अंदर में, मतलब पोटेशियम का इफ्लक्स हो गया, क्लोराइड का इनफ्लक्स हो गया। इसको कहते हैं फेज 1। इसमें एग्जैक्टली होता है क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ +30 वोल्ट के आसपास वो नीचे आता है, मतलब टुवर्ड्स रेस्टिंग पोटेंशियल 0 के पास आता है। तो अब देखो दूसरा फेज जो है ये पोटेशियम आयन कंटिन्यू चलते रहता है, वो बाहर जाता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, कैल्शियम आयन जो है इनफ्लक्स हो जाता है, उसका बाहर जो सेल में रहता है वो अंदर आता है। तो क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा कम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कांस्टेंट है। इसमें देख रहे हो कि प्लेटो फेज को भी बोलते हैं, फेज 2 को प्लेटो, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आती, मतलब ये कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर नेक्स्ट फेज 3 में फिर पोटेशियम आयन बाहर ही जाता है सेल से, लेकिन एक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि इसमें इसके साथ कुछ भी और दूसरी पॉजिटिव आयंस नहीं है। तो ये जो रिडक्शन होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में, ये ऑलमोस्ट 90 मिलीवोल्ट पे वापस आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेज 3, मतलब ये अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में आ गई, क्योंकि ये फिर से -90 मिलीवोल्ट को मेंटेन कर ली। अब इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम तो जा ही रहा है बाहर, सोडियम अंदर आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल एटीपेज पंप के थ्रू मतलब बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ फिर -90 मिली वोल्ट, जो कि इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वहाँ आ जाता है। तो फिर यहाँ अपने, ठीक है, रेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन को पोटेंशियल को मेंटेन कर लिया। चौथा फेज जो है इसमें क्या है, -90 मिली वोल्ट को ही कांस्टेंट रखता है, बिकॉज सोडियम गेटेड चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयंस बाहर जाता है, लेकिन बहुत ही स्लोली जाता है, बहुत स्लोली जाता है। तो ऑलमोस्ट ये पोटेशियम आयंस को बाहर जाने से पहले चेक करता है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो -90 मिली वोल्ट पे ही होता है, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से बताया गया, फेज 0 है, दैट इज अ डीपोलराइजेशन स्टेट, ठीक है। तो ठीक है, सोडियम गेटेड चैनल जो है एक्सप्लोरेशन की स्टेट में सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, सिर्फ सेकंड के लिए सिर्फ खुलते हैं, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए। इसलिए जो इसमें इनफ्लक्स जो होता है बहुत जोर होता है, बहुत जबरदस्त होता है, सोडियम आयंस तुरंत सेल के अंदर से बाहर जाते हैं। तो दूसरा जो फेज है दैट इज पार्शियल डिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, सोडियम आयन जो है ये बहुत ही तेजी से अपने जगह को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब सेल्स में अंदर आती है तो जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स का सोडियम आयन से ये बाहर मूव करते हैं, बाहर जाता है, बाहर मूव करता है, और बहुत ही रैपिडली, बहुत जल्दी करता है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो घट जाती है 0 से बढ़कर +30 तक।
लेकिन कांस्टेंट रहती है। फेज 2 में इसको प्लेटो स्टेज भी बोलते हैं। ये मतलब सारी चेंजेस ई फ्लक्स और इनफ्लक्स हो रही है, लेकिन वो बहुत ही स्लोली होती है, क्योंकि इसमें जो सोडियम गेटेड चैनल है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, एटीपीएस चैनल इसमें काम करता है, बराबर होती है, इसलिए इसको प्लेटो स्टेज भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में फेज 3 देख सकते हो कि इसमें जो अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू पर है, 0 से आके इनिशियल वैल्यू पे, मतलब -90 मिली वोल्ट पर आती है, और ये बहुत ही क्विक होती है, ठीक है, तो ग्रेजुअली होती है। इसमें कैल्शियम आयन चैनल्स क्या है, वो आना बंद हो जाते हैं, लेकिन पोटेशियम आयन कंटिन्यू हो जाते हैं सेल्स के बाहर। तो इस कारण से पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाने से सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होता है और कम हो जाता है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो डाउन हो जाता है अप टू -90 मिली वोल्ट तक। तो ये पोटेशियम एटीपेस, सोडियम पोटेशियम एटीपेस के थ्रू ये सार्कोलेमा में जो सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस है, ये एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये दैट कंडीशन इज नोन एज रीपोलराइजेशन। अब फेज 3 के बाद जो फेज 4 है मेरा, वो क्या है? रेस्टिंग फेज है, जिसमें फोर्थ फेज -90 मिली वोल्ट कंटिन्यू कांस्टेंट रखता है और सोडियम पोटेशियम चैनल बंद रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम चैनल इज कंटिन्यूइंग, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, जब ये कंटिन्यू चलते रहता है तो मसल्स, चूंकि हार्ट में तो पूरी कंडक्टिविटी बढ़ गई, पूरे वेंट्रिकल्स के थ्रू पूरे हार्ट में आ गई, तो ये कंडक्टिविटी के कारण क्या होती है, ब्लड जो है ये पंप करते रहती है टुवर्ड्स आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स, फिर वैसे ही लंग्स में जाती है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहाँ से फिर प्यूरिफाई होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस राइट एट्रिया में आती है, और ये कंटिन्यू करते चले जाती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दिस इज द नॉर्मली कॉल्ड एज रिदमिक वेव, ठीक है। तो ये रिदमिक वेव हुआ। अब अगर इसमें कहीं किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी तरह की कहीं कोई परेशानी हो रही है, तो उससे ये चीज समझ में आती है कि हाँ, देयर इज सम arrhythmic wave is also happening in the animal's heart। तो उसको मेजर करने के लिए वही ब्लड के थ्रू ही हम इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्पेशली इसमें मेजर करते हैं कि -90 मिली वोल्ट से ऊपर गया, ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एस्पेक्ट में गया, तो क्या चेंजेज आ रही हैं, पॉजिटिव से जब प्लेटो पे आ रही है, प्लेटो फेज पे, वहाँ क्या चेंजेज हो रही है, और वहाँ से वापस जब अपने बेसल लेवल पे आती है, मतलब -90 मिली वोल्ट पे, तो वहाँ क्या चेंजेज आ रही है। तो दिस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज कंटिन्यूस एंड इट्स ओवर। सो इस तरह से ये अपनी जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है ये की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक्स यहाँ पर।